नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं नरेंद्र मिश्रा फिर से उपस्थित हूं आपको अगला टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक हम इंटर में विलियन लेसन के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और दोनों पार्ट के वीडियो आपके YouTube पर हमने डाल भी दिए हैं। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे विलियन लेसन का तीसरा पार्ट। और दूसरे पार्ट में हमने जो पढ़ा था, हमने विलियन की सांद्रता पढ़ी थी। सांद्रता हमने परसेंटेज में पढ़ी थी। उसके बाद सांद्रता हमने परसेंटेज के 3 भाग पढ़े थे। एक होता है परसेंटेज W/W, दूसरा होता है परसेंटेज V/V और तीसरा परसेंटेज होता है W/V। इसके बाद हमने इसकी सांद्रता ppm में पढ़ी थी और हमने सांद्रता उसकी ppb में भी पढ़ी थी। उसके बाद हमने सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में भी पढ़ी थी। और सबसे बड़ी चीज है कि उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मोलरता, या जिसे हम अंग्रेजी में मोलरिटी कहते हैं। तो गाइज, जो इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है, सेकेंड टॉपिक पढ़ लिया है, थर्ड टॉपिक शुरू हो रहा है। जो टॉपिक हमारा मेन चल रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं विलियन का मापन। तो इस टॉपिक को हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से समझिए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में है तो वहां पर भी आपको इन टॉपिक से न्यूमेरिकल मिलते हैं। गाइस, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसके न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। तो गाइस, कैसे न्यूमेरिकल्स हल किए जाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे और न्यूमेरिकल्स हल करना भी सिखाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल हल भी करेंगे और जो आप हमसे कमेंट में पूछेंगे उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज विलियन लेसन का तीसरा पार्ट और विलियन लेसन के मापन का शेष बचा हुआ भाग। तो हमने पढ़ लिया था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारा चल रहा था मापन, और मापन में हमने पढ़ा था मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हमने बताया था कि कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है N1/V लीटर। याद करिए गाइस, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हमने इसका जब सूत्र डेरिवेट किया था तो इसका सूत्र निकला था तो गाइस, जब हम इस मोलरता के फार्मूले को खोलते हैं तो हमारा फार्मूला निकलता है W1 × 1000 / MW1 × VmL। और हमने कहा था कि आप इस फार्मूले को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि इस फार्मूले के द्वारा मोलैरिटी के लगभग सभी सवाल हल हो जाते हैं। तो आज बात करते हैं आगे, हमारा जो अगला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मोलैरिटी, और इसे हिंदी में मोललता पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है और यह टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 6 है। तो गाइस, बात करते हैं मोललता पर। मोललता होती क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं मोललता और मोललता में कुछ अंतर होता है। चलिए बात करते हैं। किसी विलियन की मोललता हमेशा किलोग्राम में ज्ञात की जाती है। कैसे ज्ञात की जाती है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोललता की डेफिनेशन होती है 1 किलोग्राम विलायक में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। गाइस, ध्यान देना यहां पर, अगर आप डेफिनेशन में विलायक ले रहे हैं तो आप बोलेंगे घोले गए, और अगर आप डेफिनेशन में विलयन ले रहे हैं तो आप वहां पर बोलेंगे उपस्थित। हम ये भी बता दे रहे हैं 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो चाहे आप विलायक लें या विलेय लें, आपको घोले गए और घुले हुए या उपस्थित, इसमें डिफरेंस को समझना है, क्योंकि यही डिफरेंस केवल हमारे मोललता के न्यूमेरिकल को गलत कर देता है। और बताना चाहेंगे गाइस, मोललता के जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वहां पर विलयन का पहला सूत्र जो हमने आपको पढ़ाया था, विलयन इक्वल टू विलेय और प्लस विलायक होता है। यह सूत्र लगभग सभी न्यूमेरिकल्स में लगता है अगर आपको मोललता ज्ञात करनी है। इसके बाद
इसमें एक सूत्र और हमारा खर्च होता है, उस सूत्र के विषय में हम बात करेंगे। पहले हम मोलरता के विषय में बात करते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे आप डेफिनेशन लिख लीजिए मोलरता की। 1 किलोग्राम विलायक में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी सूत्र होता है स्मॉल m इक्वल टू N1 अपान W2 इन kg। देखिए जब हम विलायक ले रहे हैं तो यहां पर ऑब्लिक में W2 आता है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने जितने भी सूत्र पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी सूत्रों में हमने बटे में ऑब्लिक में हमेशा विलयन रखा है। लेकिन अब हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं मोलरता का, ये ऐसा फार्मूला है कि इसकी ऐसी डेफिनेशन है कि इसमें हमको बटे में ऑब्लिक में विलायक की मात्रा किलोग्राम में रखनी है। आपको बिल्कुल ये चीज भूलना नहीं है। अब इसको भी हम ओपन करके देखते हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो N1 के विषय में कल हम बात कर चुके हैं। N1 इक्वल टू होता है W1 अपान MW1। 1 क्या होता है इस विषय में हम बात कर चुके हैं कि विलयन में विलेय को 1 मानते हैं और विलायक को 2 मानते हैं। आप समझ सकते हैं, N1 का मतलब हमने यहां पर 1 लगाया है और नीचे W के साथ 2 लगाया है क्योंकि यहां पर विलायक है। उसके बाद जब W2 को हम किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो हम क्या लिखेंगे, W2 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी W2 kg, W2 kg बराबर हो जाएगा W2 ग्राम और अपान 1000। अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, ये सारे जो कन्वर्जन होते हैं ग्राम के मिलीग्राम में, किलोग्राम में, ये सारे आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार इनको सर्च कर लीजिए। हो सकता है 11th की जो पढ़ाएंगे बुक उसमें हम डालेंगे भी इनको, कन्वर्जन, इनका कन्वर्जन कैसे किया जाता है ये भी हम वहां पर पढ़ाएंगे। तो अब इन दोनों को उठा करके हम इस मेन फार्मूले में रख देंगे। तो हमारा निकलेगा स्मॉल m इक्वल टू W1 अपान MW1 अपान W2 अपान 1000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन के आता है कि स्मॉल m इक्वल टू W1 इंटू 1000 अपान MW1 इंटू W2 ग्राम। ये फार्मूला हमारा जो है मोलैलिटी का है। तो गाइस इस फार्मूले को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, ये मोलैलिटी का फार्मूला है और इसके द्वारा आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। यहां पर हमको W2 ज्ञात करना होता है, वो भी ग्राम में। अब गाइस बात करेंगे हमने 2 ऐसे टॉपिक पढ़े हैं। पहला पढ़ा है हमने कौन सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मोलैरिटी, और दूसरा टॉपिक जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मोलैलिटी। तो गाइस इन दोनों टॉपिक को देखिए जरा अच्छी तरीके से। मोलैलिटी हमने कल पढ़ी थी और मोलैलिटी हम आज पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों ही टॉपिक में एक में विलयन लिया जाता है ml में और एक में विलायक लिया जाता है ग्राम में, अगर इस फार्मूले के अनुसार देखेंगे। तो गाइस जब भी किसी न्यूमेरिकल में दोनों चीजें पूछी जाती हैं, दोनों चीजें पूछी गई हो, मोलैलिटी भी पूछी गई हो और मोलैलिटी भी पूछी गई हो, ऐसे न्यूमेरिकल में हमको घनत्व जरूर दिया जाता है। क्या दिया जाता है गाइस, घनत्व। घनत्व का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी हमको जरूर दी जाती है और वहां पर डेंसिटी का हमको फार्मूला लगाना पड़ता है। क्या फार्मूला होता है, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, D इक्वल टू M अपान V। और बिना इस फार्मूले के गाइस हम मोलैलिटी और मोलैलिटी से एक ही चीज पता कर पाएंगे, दोनों चीजें पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए निवेदन है आपसे, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि विलयन के ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं और ये न्यूमेरिकल जो होते हैं बिना घनत्व के हल नहीं होते हैं। और यहां पर आपको घनत्व के बारे में हम बता रहे हैं। इन दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए अगर दोनों एक ही क्वेश्चन में दिए गए तो आपको डेंसिटी को यूज करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं गाइस आगे। मोलैलिटी हमने पढ़ ली है, मोलैलिटी हमने पढ़ ली है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है नंबर 7, वो नंबर 7 हमारा टॉपिक आता है मोल फ्रैक्शन। तो हम जरा इसको इरेज कर देते हैं।
आप नोट करना चाहेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज पहले। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा और अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में मोल अंश भी कहते हैं और मोल प्रभाज भी कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब टॉपिक नंबर 7 मोल फ्रैक्शन। इसे मोल अंश भी कहते हैं, मोल अंश भी कहते हैं, इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं और इसे मोल भिन्न भी कहते हैं। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के विषय में। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन होता है उसको दिखाया जाता है x से, स्मॉल x बनाएंगे यहां पर। अब चूंकि जो मोल प्रभाज निकालते हैं वो जो x होता है ये होता है विलयन का। x किसका होता है? विलयन का। तो विलय का जो हमारा होगा मोल प्रभाज उसे हम पढ़ेंगे x1 और विलायक के मोल प्रभाज को पढ़ेंगे x2। समझ गए होंगे आप। अब मोल प्रभाज की डेफिनेशन क्या होती है तो इस पर भी समझते हैं। देखिए अगर विलयन हमारा द्विअंगी है, द्विअंगी का मतलब होता है जिसमें एक विलायक और एक विलेय हो। अगर विलयन हमारा त्रिअंगी है तो त्रिअंगी का मतलब होता है जिसमें एक विलायक और दो विलेय हो। तो यहां पर समझिए मोल फ्रैक्शन या मोल अंश किसी का भी ज्ञात किया जा सकता है, भले ही विलयन में कितने भी विलायक क्यों ना उपस्थित हो, बस हमको उनकी क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं मोल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोल प्रभाज की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है मोल प्रभाज की, नोट कर लीजिए। किसी विलयन में घटक पदार्थ का मोल अंश विलयन में उस घटक पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटक पदार्थों के मोलों की संख्याओं के योग के अनुपात के बराबर होता है। इसको फार्मूले समझेंगे। जो विलय का मोल अंश होता है x1 उसका फार्मूला होता है n1/n1 + n2। समझ सकते हैं किसी विलयन में घटक पदार्थ का मोल अंश विलयन में उस घटक पदार्थ के मोलों की संख्या n1 क्या होगा? घटक पदार्थ विलय के मोलों की संख्या और विलयन में कुल घटक पदार्थ मतलब अगर द्विअंगी है तो विलय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात के बराबर होता है और इस प्रकार से विलयन का मोल अंश निकाल लेते हैं। अब अगर विलयन में हमने एक विलय का या विलायक का किसी एक का मोल अंश ज्ञात कर लिया है तो हमको दोनों का मोल अंश ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं। ध्यान दीजिए गाइस, एक्चुअली क्या होता है, चूंकि विलयन का कुल जो मोल अंश होता है x = होता है 1। जो विलयन का कुल मोल अंश होता है वो होता है 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x = क्या है? x = है x1 + x2। तो हम लिख सकते हैं यहां पर x1 + x2 = 1 लिख सकते हैं ना। x1 + x2 = 1। तो क्या हो जाएगा? x2 = 1 - x1। इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं या x1 = 1 - x2 कर देंगे, लिख देते हैं x1 = 1 - x2। इस फार्मूले से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हमें विलयन के एक घटक पदार्थ का मोल अंश मालूम है तो हम दूसरे घटक पदार्थ का मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। और यहां पर ध्यान देना द्विअंगी विलयन के लिए यह नियम लागू है। अब बात करते हैं हम मोल अंश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए गाइस, अगर कोई भी हमको विलयन दिया गया है तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे उसका W1। उसका W1 कितना है, उसका MW1 कितना है, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे उसका W2 कितना है और उसका MW2 कितना है। अगर ये दोनों चीजें हमको मालूम हो गई तो हम इसके द्वारा निकाल लेते हैं n1 = W1/MW1 और इसके द्वारा ज्ञात करते हैं n2 = W2/MW2 और उसके बाद हम निकाल लेते हैं x1 = या x2 = जो भी हमारा होता है निकाल लेते हैं। गाइस मैं थोड़ा सा विशेष फोकस कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन पर या मोल अंश पर। इसका एक कारण है कि हम आगे पढ़ेंगे राउल्ट के नियम।
राउल्ट का जो नियम है वो द्रव और द्रव विलायक पर काम करता है, या फिर राउल्ट का जो दूसरा नियम है वो अवाष्पशील ठोस के टॉपिक पर भी काम करता है। जो टॉपिक है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो उस पर भी कार्य करता है। और दोनों ही जगह पर हमको मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना होता है। तो जब वहां पर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा गाइस, तो वो न्यूमेरिकल आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, ध्यान देना। इसी तरीके से आप हल कर पाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा तरीका हल करने का है नहीं। इसलिए निवेदन है आपसे, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए आप लोग। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन को नोट कर लिया होगा। तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं। इरेज करने के बाद अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, और हमारा अगला टॉपिक है, ये भी कभी कभी हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, और हालांकि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। और हमारा अगला टॉपिक है नॉर्मलिटी। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मलिटी। इसको हम हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। तो गाइस जिस प्रकार से मोलरता याद करते हैं उसी प्रकार से नॉर्मलता भी याद करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे नॉर्मलता की। नोट कर लीजिए आप लोग, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। फिर समझ लीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। और इसका सूत्र होता है, इसको दिखाते हैं किससे? कैपिटल एन से, ध्यान देना। और इसका फार्मूला होता है कैपिटल एन इक्वल टू ई अपॉन वी लीटर। देखिए क्या फार्मूला होता है? ई अपॉन वी लीटर, ध्यान दीजिए गाइस। एक मिनट के लिए मैं थोड़ा चल रहा है, क्यों गया है? तो गाइस यहां पर हम थोड़ा सुधार कर लेते हैं। ये हमारा EQ होता है, इक्विवेलेंट क्वांटिटी, EQ अपॉन वी लीटर। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। EQ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो EQ क्या होता है? ये होता है ग्राम तुल्यांक। और ग्राम तुल्यांक के लिए हम कैसे निकालते हैं ग्राम तुल्यांक, ये हमको समझना है। तो EQ इक्वल टू ग्राम तुल्यांक होता है EQ इक्वल टू पदार्थ का W1 अपॉन E, ये होता है ग्राम तुल्यांक। पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। ध्यान दीजिए, EQ बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। और अगर हम बदलेंगे वी लीटर को, तो वी लीटर इक्वल टू होता है वी ml अपॉन 1000। अब ध्यान दीजिए, इसको उठाकर कितने फार्मूले में, तो हमारा क्या निकलेगा? n इक्वल टू W1 अपॉन E अपॉन वी ml अपॉन 1000। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या निकलेगा? n इक्वल टू W1 इंटू 1000 अपॉन E इंटू वी ml। अभी ये फार्मूला हमारा बनकर आ गया है, लेकिन अभी हमारे पास E है, और E को हम कैसे निकालेंगे? ये है तुल्यांकी भार। E को हम क्या बोलते हैं? तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। तो E को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है तुल्यांकी भार, E इक्वल टू MW1 अपॉन वैलेंसी। ध्यान दीजिए, तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला लगाना होगा पदार्थ का अणुभार बटे उसकी संयोजकता। और ये जो E होता है ये होता है E1। तो यहां पर भी हम इसको 1 कर लेंगे, क्योंकि तुल्यांकी भार हमेशा विलेय का ज्ञात किया जाता है। तो हमारा फार्मूला जो बना है n इक्वल टू W1 इंटू 1000 अपॉन E1 इंटू वी ml। इसके द्वारा हम किसी भी विलयन की नॉर्मलता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि
गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी विलेन के न्यूमेरिकल में नॉर्मलता और मोलरता और नॉर्मलता दोनों ही पूछे गए हैं, तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए हमको नॉर्मलता और मोलरता अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही आसानी से इन्हें ज्ञात किया जा सकता है। और कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हल करते हैं। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने तो इरेज कर दिया है, आप लोग वीडियो को रोक करके और इसको नोट जरूर कर लीजिए। तो रिलेशन क्या होता है, देखिए आप पढ़ेंगे हम नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। क्या पढ़ना है हमको, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो क्या होता है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, गाइस देखते हैं। हमने पढ़ा है मोलरता का फार्मूला M इक्वल टू W1 इंटू 1000 अपान MW1 इंटू VML। और हमने यहीं पर पढ़ा है नॉर्मलता का फार्मूला W1 इंटू 1000 अपान E इंटू VML। हमको क्या करना है, मोलरता में नॉर्मलता का भाग दे देना है। तो M अपान N इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 इंटू 1000 अपान MW1 इंटू VML अपान W1 इंटू 1000 अपान E इंटू VML। देखिए गाइस, जब हम इस तरीके से इसको हल करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, W1 क्रॉस हो गया, 1000 क्रॉस हो गया, और VML क्रॉस हो गया। हमको क्या मिला गाइस, हमको मिला है इक्वल टू 1 अपान MW1 अपान 1 अपान E। बच गया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, M अपान N इक्वल टू E अपान MW1। ये हमारा फार्मूला निकल करके आया, किसका, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। यहां पर E क्या है, उसका तुल्यांकी भार है, और MW1 क्या है, ये अणुभार है। तो गाइस इस सूत्र के द्वारा अगर हमको किसी न्यूमेरिकल में नॉर्मलता और मोलरता दोनों पूछे गए हैं तो हम दोनों में से किसी एक को ज्ञात कर लेते हैं और इस फार्मूले से दूसरे को कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं और हमारा न्यूमेरिकल का आंसर सही हो जाता है। तो आशा करेंगे आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो प्लीज अगर आप विलियन लेसन सीखना चाहते हैं और इसके न्यूमेरिकल हल करना चाहते हैं तो आपको हमारे YouTube चैनल को देखना होगा और इसके सभी पार्ट देखने होंगे। आज ये हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है, विलियन का मेजरमेंट मापन का चल रहा है थर्ड पार्ट। और अब हम चाहेंगे आप लोग प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो लोग समझ में नहीं, जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, उनको सजेस्ट करिए। केमिस्ट्री उनको समझ में आएगी, इस बात की गारंटी है। अभी तो हमने शुरुआत की है गाइस, अभी आगे आगे देखिए हम आपको बहुत इजीएस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। और प्लीज हमारे सारे वीडियोस को वॉच जरूर करिए। थैंक यू।